प्रोसेस, नियोजन की प्रक्रिया। तो नियोजन जब किया जाता है तो उसके लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं नियोजन की प्रक्रिया। तो कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, तो उसमें पहला कदम जो उठाया जाता है वो है नंबर 1, परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसरों की जानकारी प्राप्त करना। योजना को बनाने की जरूरत किसी समस्या को सुलझाने या किसी अवसर का लाभ उठाने के लिए पड़ती है। अतः प्रबंधकों को इस आधारभूत समस्या या अवसर की उसी तरह पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जिस प्रकार एक डॉक्टर रोगी की नाड़ी का परीक्षण करके उसके रोग की पहचान करता है। एक व्यवसाय को उपलब्ध हो सकने वाले अवसरों की जांच करने के लिए प्रबंधकों को संस्था की ताकत एवं कमजोरी दोनों का विश्लेषण करना होता है। अर्थात नियोजनकर्ता को सर्वप्रथम यह देखना होता है कि संस्था के उपलब्ध साधनों का किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से उपयोग किया जा सकता है। अवसरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आंतरिक साधनों के साथ साथ बाहरी वातावरण को भी ध्यान में रखना पड़ता है। नंबर 2, इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण करना। व्यवसाय के लिए उपलब्ध अवसरों की पहचान कर लेने के बाद उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। सर्वप्रथम संस्था का उपक्रम के सामान्य उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं तथा इसके बाद प्रत्येक विभाग के उद्देश्य निश्चित कर दिए जाते हैं। क्योंकि नियोजन प्रक्रिया में उठाया जाने वाला प्रत्येक कदम उद्देश्य प्राप्ति की ही बात करता है, इसलिए ये नियोजन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होते हैं। उद्देश्य स्पष्ट, निश्चित एवं सरल होने चाहिए और संस्था के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनसे परिचित करा देना चाहिए ताकि वे उद्देश्य प्राप्ति में पूरा योगदान दे सकें। नंबर 3, डिटरमाइनिंग प्लानिंग लिमिटेशंस, नियोजन की सीमाओं अथवा आधार का निर्धारण करना। नियोजन प्रक्रिया का तीसरा कदम संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को प्रभावित करने वाले तत्वों का निर्धारित करना है। कोई भी योजना इन तत्वों की अनदेखी नहीं कर सकती क्योंकि ये तत्व योजना की व्यवहारिकता को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों अथवा सीमाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, बाहरी तत्व तथा आंतरिक तत्व। ठीक है, तो बाहरी तत्व जो है इसमें क्या क्या आ जाता है। बाहरी तत्व में आता है जैसे सरकार की आर्थिक, औद्योगिक एवं कर नीति, जनसंख्या में वृद्धि, व्यावसायिक प्रतियोगिता, ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन आदि, यानी कि जिसके ऊपर संस्था का कोई अपना कंट्रोल नहीं होता है। आंतरिक तत्व जो है इनमें क्या शामिल होता है, इसमें शामिल होता है पूंजी, श्रम, कच्चा माल, मशीन, तकनीकी निपुणता जो कि संस्था अपने आप प्राप्त कर सकती है, जिसमें संस्था जो है अपना नियंत्रण रख सकती है, वो आंतरिक तत्व है। नंबर 4, मेकिंग ए फोरकास्ट, पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना नियोजन प्रक्रिया का चौथा कदम है जो कि नियोजन सीमाओं पर आधारित होता है। पूर्वानुमान लगाने से पहले नियोजन की सीमाओं अथवा मान्यताओं की सूची तैयार की जाती है। इसके बाद इस सूची में सम्मिलित आंतरिक एवं बाहरी तत्वों के संबंध में ही पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। इसके नेक्स्ट है हमारे पास सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव कोर्सेज, वैकल्पिक मार्गों की खोज करना। प्रत्येक कार्य को करने के अनेक ढंग होते हैं। प्रायः कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जिसके वैकल्पिक मार्ग ना हो। संस्था के उद्देश्यों एवं नियोजन सीमाओं के आधार पर एक ही कार्य को करने के अनेक तरीकों की खोज की जा सकती है। जैसे यदि किसी संस्था का उद्देश्य अपना व्यवसाय बढ़ाने का है तो इस उद्देश्य की पूर्ति अनेक तरीकों से की जा सकती है, जैसे पहले से चल रहे व्यवसाय में विस्तार करके, ठीक है, दूसरे के क्षेत्रों में उत्पादन प्रारंभ करके, दूसरी संस्थाओं के साथ मिलकर कोई व्यवसाय प्रारंभ करके, किसी दूसरी संस्था को खरीद करके, ठीक है। इस तरह से कोई भी विकल्प हो सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, जितने भी वैकल्पिक मार्ग हैं उन सभी की खोज करना। फिर उसके बाद नंबर 6 है हमारे पास इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, विकल्पों का मूल्यांकन करना। फिर ये जो आपने जितने विकल्प देखे हैं आपने सभी का मूल्यांकन करना है, यानी कि सभी का फायदा और नुकसान देखना कि किस किस में क्या फायदा अथवा नुकसान है। उसके बाद है सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना। जब आपने सभी के लाभ और दोष जो हैं, जितने विकल्प हैं उनको देख लिया है, लाभ देख लिए, दोष देख लिए, ठीक है, अपने पास जो साधन उपलब्ध हैं उनको देख लिया,
ठीक है। तो उसके बाद जो अगला कदम आता है वो है कि जो सर्वोत्तम विकल्प जो है उसका आपने चुनाव करना है। नंबर 8, फॉर्मुलेटिंग सपोर्टिंग प्लान्स, सहायक योजनाओं का निर्धारण, वैकल्पिक मार्गों की खोज, उनका मूल्यांकन तथा सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने पर संस्था की मुख्य योजना तैयार हो जाती है। मुख्य योजना को कार्य रूप देने के लिए अनेक सहायक योजनाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि वैकल्पिक मार्गों की खोज में दिए गए 4 विकल्पों में से दूसरे विकल्प टीवी सेटों के साथ फ्रिज उत्पादन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है तो कहा जाएगा कि एक मुख्य योजना का निर्माण हो गया है। इसको कार्य रूप देने के लिए अर्थात फ्रिज बनाने के लिए क्रय विभाग, विक्रय विभाग, वित्त विभाग, कर्मचारी विभाग आदि सभी के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाएंगी। ये सहायक अथवा उप योजनाएं स्वतंत्र योजनाएं नहीं होती बल्कि मुख्य योजना का ही प्रतिबिंब होती हैं। नंबर 9, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स, योजनाओं को लागू करना। मुख्य योजना तथा सहायक योजनाओं का निर्धारण कर लेने के बाद उन्हें लागू करना होता है। योजनाओं को लागू करने के बाद विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित कर दिया जाता है, अर्थात ये निश्चित कर दिया जाता है कि कौन क्या करेगा और किस समय करेगा। इससे उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल हो जाता है। नंबर 10, रिव्यूइंग प्लान्स, योजनाओं की समीक्षा करना। योजनाएं लागू कर देने से ही नियोजन प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। योजनाएं भविष्य के लिए बनाई जाती हैं और भविष्य अनिश्चित होता है। अनिश्चित भविष्य में सफलताओं को निश्चित करने के लिए योजनाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा करते रहना जरूरी है। जैसे ही उन मान्यताओं में जिन पर योजनाएं आधारित हैं परिवर्तन होता नजर आए, योजनाओं में भी आवश्यक फेरबदल कर दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजन एक निरंतर चालू रहने